ओके। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि तीन तरह के बिजनेस फॉर्म्स होते हैं। एक हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर, कि एक ही अगर बंदा उसका ऑनर हो बिजनेस का, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी उसमें कैपिटल भी एक ही बंदे का होगा, और सारा प्रॉफिट जो कमाया जाएगा वो भी उसी बंदे का होगा, और जो ड्राइंग्स कर सकता है वो भी एक ही बंदा कर सकता है। दूसरा हमने पढ़ा था पार्टनरशिप, जिसको हमने डिस्कस तो किया था। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब फॉर्म ऑफ बिजनेस बेसिकली क्या है? इट्स पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कौन से फॉर्म को कहा जाएगा? दैट इज जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स, टू और टू मोर देन, और मोर देन टू इंडिविजुअल्स रन द बिजनेस। अब जो भी इस बिजनेस के डिसीजंस होंगे, वो दोनों या उन तमाम पार्टनर्स की रजामंदी के बाद हो सकते हैं। सो डिसीजंस विल बी विथ म्यूचुअल कंसेंट। जब वो सब पार्टनर्स किसी एक चीज पे एग्री करेंगे तो ही कोई बिजनेस का डिसीजन अप्रूव होगा। अच्छा, अब वैसे कॉमनली हमारे पास पाकिस्तान में, हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि बिजनेस प्लान कितना अच्छा है डजेंट मैटर, बिजनेस की लोकेशन कितनी अच्छी है डजेंट मैटर, बिजनेस के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, बिजनेस की डिमांड कितनी है, बिजनेस के पास कस्टमर्स कितने हैं, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। क्योंकि एक बहुत ही अच्छा चलता हुआ बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से, पार्टनरशिप बेसिकली जाती इख्तलाफात हो गए जो कि उन पार्टनर्स के दरमियान हो जाते हैं, एंड दिस इज मोस्ट कॉमनली व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली इन पाकिस्तान। तो अक्सर हमारे यहाँ भी ऐसा होगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद दोस्त आपस में सोचेंगे कि छोड़, नौकरी में क्या रखा है, किसी की गुलामी करेंगे, इसलिए अच्छा है कि हम अपना बिजनेस खोलते हैं, अपन एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योर्स बनने के चक्कर में वो दो या दो से ज्यादा बैचमेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स लगा के वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर उसमें कॉमन इश्यूज क्या आते हैं? एक मेन इशू ये आएगा कि वर्किंग आवर्स किसी के ज्यादा होंगे, और कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता। तो बिजनेस बेशक कितना ही कामयाब क्यों ना चल रहा हो, मार्केट में उसकी सप्लाई डिमांड कितनी ही आउटक्लास ना चल रही हो, प्रॉफिट भी बेहतरीन आ रहा हो, लेकिन होगा क्या कि वो पार्टनर्स की आपस की अनबन की वजह से वो बिजनेस नहीं चल पाता। होता क्या है, जिस तरह आप लोगों को आगे चल के जब असाइनमेंट्स मिलेंगी, या सॉरी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और वो प्रोजेक्ट्स जो ग्रुप बेस्ड होंगे, लेट्स से चार चार लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा और उन चार लोगों को कहा जाएगा कि आप मिलके ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो होता क्या है कि हर बंदा दूसरे बंदे को ब्लेम करने लग जाता है कि इसने अपना काम नहीं किया और सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मार्क्स की हद तक कहानी है, एक असाइनमेंट की का गेम है, एक प्रोजेक्ट का गेम है, तो फेस कर लेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, वहां पैसे दाव पे लगे हुए हैं, तो उस वजह से फिर ये बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बेहतर क्या होगा, इस मसले का हल निकाला जाए। पहला, तो आप पार्टनर्स की सैलरी डिसाइड कर लें। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स के पास स्किल्स होते हैं,
और कुछ इंडिविजुअल्स के पास पैसे पैसे देने वाला कहता है कि मैंने पैसे ज्यादा दिए हैं तो मैं ज्यादा हकदार हूं। स्किल्स वाला कहता है कि मेहनत में ज्यादा कर रहा हूं लिहाजा मैं ज्यादा हकदार हूं। तो बेहतर क्या है कि अगर एक एक्टिव पार्टनर है और दूसरा स्लीपिंग पार्टनर है, वो प्रॉफिट की का शेयर तो रखेंगे ही रखेंगे, चलो ठीक है। जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो प्रॉफिट का शेयर भी लेगा, ओके मेक सेंस। लेकिन जो बंदा बहुत ज्यादा मेहनत करता हो, वो लेट्स से 9 to 5 उस पर वर्क करता है, तो उसकी सैलरी होनी चाहिए। या फिर उसके पास जो प्रॉफिट का हिस्सा जाना चाहिए वो बाकियों के मुकाबले में ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत भी कर रहा है और इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। तो जरूरी नहीं है कि अगर दो पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट का हिस्सा 50-50 बनेगा। जरूरी नहीं है चार पार्टनर्स हैं तो हर कोई 25-25% उठाएगा। तो आप इसका या तो शेयर ज्यादा रख सकते हैं उस बंदे का या उन बंदों का जो कि ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। बेहतर होगा कि चीजों को क्लियर किया जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट में वाजे तौर पर लिखा जाए, एयर को क्लियर किया जाए। अगर दोस्त हैं खैर है, हिसाब नहीं करना तो बड़ी गलत बात है। अच्छा, दूसरा इसमें मेन इशू क्या रहता है कि क्योंकि यहां पे ड्राइंग्स इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ कॉर्पोरेट्स, कंपनीज। तो कंपनीज का हमें अच्छे तरीके से पता है कि कंपनी में कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर अपना डिविडेंड अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता। अगर ये डिसाइड हुआ यूनानिमसली कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो फिर जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उन तमाम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि कोई शेयर होल्डर ज्यादा डिविडेंड ले रहा हो और कोई शेयर होल्डर कम डिविडेंड ले रहा हो। तो ड्राइंग्स में अक्सर अनबन क्या होती है कि कुछ पार्टनर्स बहुत ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं, पर्सनल यूज का खर्चा ज्यादा निकालते हैं। देखिए होता क्या है कि प्रॉफिट ठीक है उसी का है, प्रॉफिट उसी का है, आप वो निकालना चाहे निकाल सकता है। लेकिन इससे होता क्या है कि अगर वो पैसा री इन्वेस्ट हो जाए बिजनेस के अंदर, तो पार्टनर्स को इस बात की बिजनेस को सपोर्ट हो जाती है कि उसको कहीं और से लोन लेना नहीं पड़ता, और अर्ली पेमेंट करने पे कहीं डिस्काउंट अवेल कर लिया, बैंक से ओवरड्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट्स हम टाइम पे कर रहे होंगे। तो बिजनेस को 10 तरह के एडवांटेजेस मिल जाते हैं अगर वो बिजनेस टाइमली पेमेंट्स कर देते हैं या उसके पास अगर कैश अवेलेबल होता है। तो उसको एडवांटेज देने के लिए उसका एडवांटेज लेने के लिए पार्टनर्स इस बात को प्रेफर करते हैं कि पैसा बिजनेस में रहे। तो अगर कोई पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसे विड्रॉ कर रहे होते हैं, तो क्योंकि वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए। तो कुछ बिजनेसेस में क्या किया जाता है, यह तय किया जाता है कि जो पार्टनर जितने अरसे के लिए पैसे विड्रॉ करेगा उसकी ड्राइंग्स पे बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यह बेसिकली उस पार्टनर को डिस्करेज करने के लिए होता है कि वो ज्यादा ड्राइंग्स ना करे, पर्सनल यूज के लिए ज्यादा पैसे ना उठाए। हाँ, अगर सारे पार्टनर्स ने उठा लिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी एक पार्टनर की ड्राइंग्स बाकी पार्टनर्स के मुकाबले में ज्यादा है तो उससे वो बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसी तरीके से यह भी इशू रहता है कि किसी पार्टनर का कैश फ्लो या किसी पार्टनर का कैपिटल ज्यादा होता है और किसी पार्टनर का कम होता है। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अनइवन होती हैं, तो जिस जिस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है
वो इस बात पर रोता रहता है कि मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और बाकियों ने इन्वेस्टमेंट कम की हुई है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि बिजनेस उसके कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट भी पे करेगा। अब ये इनकरेज करेगा पार्टनर्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल बिजनेस में रखें। ये बात तो बिल्कुल तय होनी चाहिए कि प्रॉफिट जो होगा या लॉस जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो देयर शुड बी प्री डिटरमिन्ड प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो। रेशियो इन सेंस एक डिटरमिन्ड होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होगा वो किस तरीके से डिवाइड होगा। अक्सर लेट्स से ये रखा जाता है कि अगर 3 पार्टनर्स हैं और हमने कर दिया 2:2:1, तो रेशियो निकालना आपको आता होगा, जो एक सिंपल मैथ्स का हिस्सा है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 और अगर प्रॉफिट बिजनेस को इस साल हुआ है 6 लाख रुपए का, तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये रेशियो तकसीम कैसे होगा? लेट्स से पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। A is 2, B is 2 and C is 1. 2:2:1 और प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए का। इस 6 लाख रुपए को तकसीम किस तरीके से किया जाएगा? ओके, हमजा करेक्ट। एनीवन एल्स? ओके जवेरिया, आपने कहा 2,40,000 होंगे ए को, 2,40 बी एंड 1,20 सी। सही, फेयर। तो यस संजना करेक्ट हो गया। तो हम मैथमेटिकली इसको कैसे करते हैं? रेशियो है तो हम इसको देंगे 2/5, इसको देंगे 2/5 और उसको देंगे 1/5। तो रेशो में क्या किया जाता है? 2:2:1 इज 2+2+1, ये बनेंगे 5 हिस्से। 5 हिस्सों में से 2 हिस्से ए के, 2 हिस्से बी के और 1 हिस्सा सी को दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है कि कुछ चीजों को प्री डिटरमिन किया जाता है। जिस तरह अगर हम इस बात पे एतराज रखें कि कोई बंदा काम ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, किसी की स्किल्स ज्यादा है। मिसाल, एक बंदा ऐसा है जो कि मार्केट का एक्सपर्ट है और वो अच्छे तरीके से कस्टमर्स को डील कर सकता है, और वो सप्लायर से डीलिंग भी उसकी अच्छी है, वो कॉम्पिटेंट बंदा है। तो वो कॉम्पिटेंट बंदे को और एक ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल माठा है, उसको कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ पैसे दे के बैठा हुआ है, और क्योंकि वो दोस्त है इस वजह से वो पैसे कमा रहा है, तो ये क्रैक्स डालेगा, ये अल्टीमेटली क्रैक्स डालेगा, ये इस बिजनेस को बंद करवा देगा। हमारे पास हैदराबाद में ही बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं। आप भी अगर अपने जान पहचान में जब आंखें घुमाएंगे तो आपको बेतहाशा मिसालें बनेंगी कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग बिजनेस जो ग्रो करना चाहिए था वो उल्टा बैकफुट पे आ जाता है। रिसेंटली अपने पास जो पिज्जा 20 का बिजनेस था, अब पिज्जा 20 का बिजनेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था? होम डिलीवरी से, घर से बैठ के बिजनेस किया था। दैट वाज वेरी आउटस्टैंडिंग। अब एक साहब हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, एक साहब हैं जिनको रेस्टोरेंट बिजनेस या पिज्जा के अंदर महारत हासिल है। तो वो दोनों मिलके बिजनेस करते हैं। एक बंदा ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरा बंदा अपनी स्किल्स चलाता है। जब बिजनेस चलाते हैं तो इनिशियल उनका आइडिया होता है कि हम सिर्फ होम डिलीवरीज करेंगे, कहीं डाइन इन नहीं करेंगे और कहीं टेक अवे नहीं करेंगे, कोई इसका हमारा स्पेस नहीं होगा। तो छोटे से स्पेस से इन्होंने किचन से स्टार्ट किया
और रिस्पॉन्स क्योंकि बहुत आउटस्टैंडिंग आ गया तो उन्होंने फिर उसको ग्रो करवाया। अब आपने रिसेंटली देखा कि एक पिज्जा 20 आपका मेन ऑटोबान रोड पे रॉयल ताज के बराबर में चल रहा था। वो बड़ा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट और ठीक ठाक बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया। लेकिन हुआ क्या कि कुछ टाइम के बाद बुलेवर्ड मॉल के अंदर पिज्जा 20 आ गया। जब बुलेवर्ड मॉल के अंदर पिज्जा 20 के पास आप जाएं तो वो कहते हैं कि हमारा ऑटोबान से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑटोबान वाले के पास जाएं कि आपकी डील चल रही है मॉल के अंदर, वो बोलता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये क्या आपस में क्रैक्स आ गया। फिर पता चलता है कि बेसिकली जो दो पार्टनर्स थे वो अलग अलग हो गए। तो वो एक बिजनेस जो बहुत अच्छे पेस पे चल रहा था वो बंद हो गया। आप देखा जो तो शायद मॉल वाला भी बंद है और ये ऑटोबान वाला भी बंद है। तो ये अल्टीमेटली बिजनेस की सक्सेस को बड़ा हिंडर करते, बड़ा लिमिट करते हैं। वजह क्या होती है कि हम चीजों को ना क्लियर नहीं करते। अच्छा, अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम रहेंगी, एसेट्स लायबिलिटी सब सेम रहेंगी। होगा क्या कि जो हम कैपिटल साइड बनाएंगे ना, इक्विटी, इसके अंदर हम पार्टनर्स के दो तरह के अकाउंट्स रखेंगे। एक जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा, हर पार्टनर का, ठीक है। एक हम रखेंगे तमाम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में बेसिकली आपने लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स रखनी है कि जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ओरिजिनली की गई थी और दूसरा रखे जाते हैं करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट में जो हर पार्टनर के हिस्से में प्रॉफिट आया, जो पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट विड्रॉ किए, जो पार्टनर्स के ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लगा, जो पार्टनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट उसको मिला, वो सारी मूवमेंट्स, या जो पार्टनर्स को सैलरी मिली, वो सारी चीजें पार्टनर के इंडिविजुअल अकाउंट, जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट, के अंदर शो की जाएंगी। तो होगा क्या कि हम वहां जिस तरह शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स तरह की चीजें बनाते हैं, यहां पे हम वो चीजें नहीं बनाएंगे। सिंपली हम क्या करेंगे कि हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट रखा जाएगा और हर पार्टनर का अलग अलग करंट अकाउंट रखा जाएगा। अब क्योंकि ये इक्विटी अकाउंट्स हैं, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के ही अकाउंट्स हैं, तो ये रहते इक्विटी की क्रेडिट साइड पे ही है, जो कि कैपिटल की नेचर है। अच्छा, अब कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा क्या क्या जाएगा। एक तो हर पार्टनर का बनाया जाएगा, एज आई सेड, कैपिटल अकाउंट, जो कि उनका होता है लॉन्ग टर्म अकाउंट।
अब ये नेम रखा जाएगा हर एक पार्टनर का, जिस भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, क्योंकि हर एक पार्टनर का अकाउंट अलग अलग बनेगा। देखा जाए कि साल के बिगिनिंग में पार्टनर के कैपिटल के अंदर ऑलरेडी कितना अमाउंट मौजूद था। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि उस पार्टनर ने अगर कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स हम उस पार्टनर के अकाउंट में रखेंगे। क्योंकि जितनी भी वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा उतना अल्टीमेटली इजाफा हो जाएगा उसके कैपिटल के अंदर। तो हम डेबिट करेंगे कैश एंड क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर वो डेजिग्नेट करता है कि उसने प्रॉफिट से और अपने करंट अकाउंट से ज्यादा विड्रॉ करके ले लिया, यानी अपना कैपिटल विड्रॉ किया, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा और बाकी देखा जाएगा साल के आखिर में उसके कैपिटल में कितना बैलेंस मौजूद है। और दूसरा, इन तमाम पार्टनर्स के बनाए जाएंगे करंट अकाउंट्स। इसमें भी पार्टनर का नाम दिया जाएगा, हर एक पार्टनर का सेम रखा जाएगा कि साल के बिगिनिंग में यानी पिछले साल के आखिर में उनके करंट अकाउंट में कितना अमाउंट था। इस साल अगर प्रॉफिट हुआ है तो हर पार्टनर के हिस्से में प्रॉफिट का शेयर कितना आ रहा है। अगर उस पार्टनर को सैलरी मिलती है तो उसकी सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अगर हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं तो उसके कैपिटल पे जितना भी इंटरेस्ट लगेगा वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अकाउंट को कम क्या क्या चीजें करेंगी, जितनी भी वो ड्राइंग्स करेगा फॉर पर्सनल यूज वो उसके अकाउंट को कम कर देंगी। अगर किसी साल बिजनेस को लॉस होता है तो पार्टनर्स को लॉस भरना पड़ेगा, उस लॉस का हिस्सा इसके करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अगर हम ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो डिस्करेज कि ज्यादा पार्टनर्स विड्रॉ ना करें और बाकी रह जाएगा कि साल के आखिर में इन पार्टनर के अकाउंट में, करंट अकाउंट में कितना बैलेंस मौजूद है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करें। बाकी चीजें डिटो सेम रहेंगी, एसेट्स सेम रहेंगे, लायबिलिटीज का तरीका सेम रहेगा। सिर्फ इक्विटी का जो पार्ट होता है वो कंपनीज का अलग होता है, सोल प्रोपराइटर का अलग होता है और पार्टनर्स का अलग होता है। इट सेज Paul and Barry are in business partnership. Their trial balance as the 31st 2006 is given below. सेल्स रेवेन्यू है जो कि ऑब्वियसली क्रेडिट पे ही आना चाहिए था, क्रेडिट पे ही है। रिटर्न इनवर्ड्स, आपको पता है रिटर्न इनवर्ड्स का मकसद क्या है कि हम जब सेल्स करते हैं और कस्टमर हमें वापस कर दे। तो परचेसेस हैं, डेबिट पे आनी चाहिए। रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस,
अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स, लेकिन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स कब के गिवन है? 1 जून 2005 के गिवन है, और जबकि हमारा ट्रायल बैलेंस कब का बन रहा है? 31 मई 2006 का। दैट मीन्स कि इस साल का जो अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स बनेगा वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बैंक बैलेंस डेबिट पे आ रहा है, यानी बैंक सरप्लस में है। वेजेस एक्सपेंस है 18,000 का, वो डेबिट पे आ रहा है। ट्रेड पेएबल्स है, क्रेडिट पे आ रहे हैं। करंट अकाउंट्स एट 1 जून, दोनों पार्टनर्स के, एक है पॉल एक है बैरी, वो हमारे आगे क्रेडिट पे। मोटर व्हीकल्स जो कि हमारा एसेट है एट कॉस्ट, वो है 30,000। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स वो भी एट कॉस्ट है 14,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि 1 जून 2005 की है, यानी इसमें भी इस साल की डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की है और मोटर व्हीकल्स की है। इंश्योरेंस एक्सपेंस 1540 का डेबिट पे दिखा जा सकता है। इन्वेंट्री 1 जून 2005 की गिवन है, यानी दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हैं जो कि एक्सपेंसेस हैं बाय देयर नेम। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं एसेट, डिस्काउंट अलाउड है एक्सपेंस। ड्राइंग्स इस साल पॉल ने की 16,000 की और बैरी ने की हैं 11,000 की। कैपिटल अकाउंट्स वो भी 1 जून 2005 की गिवन है 20,000 एंड 15,000। The following additional information as at 31st May 2006 is available. रिक्वायरमेंट क्या है या हमारे टर्म्स क्या है? पहला टर्म है पॉल एंड बैरी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट के 3 हिस्से बनेंगे, उसके 2 हिस्से जाएंगे पॉल के पास और 1 हिस्सा आएगा बैरी को। इन्वेंट्री at 31st May 2006 was valued at 32,000। ऊपर जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन थी इन्वेंट्री 39,200, that was opening inventory, and this one is closing inventory. During the year, Barry has taken some goods for his own use to the value of $450. But this has not yet been recorded in accounting records. उसने 450 के गुड्स निकाले हैं, इन्वेंट्री उठाई है, लेकिन जो कि रिकॉर्ड किया ही नहीं गया। यानी हमारी इन्वेंट्री में अभी भी वो इन्वेंट्री दिख रही है जो कि है नहीं, और उसकी ड्राइंग्स में ये 450 दिख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर वो 450 420 फॉर पॉल एंड 180 फॉर बैरी। ये उनके ड्राइंग्स पे हमने इस साल इंटरेस्ट चार्ज किया। पॉल इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ $15,000 per annum बिफोर प्रॉफिट्स आर शेयर्ड। ठीक है, तो 15,000 की सैलरी हमने पे करनी है पॉल को। इंश्योरेंस ऑफ $900 हैज बीन पेड इन एडवांस, यानी ये प्रीपेड है, इसको इस साल एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए और हम मानेंगे भी नहीं। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलोज। मोटर व्हीकल्स है 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है यूजिंग 15% स्ट्रेट लाइन मेथड। देयर आर आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस ऑफ 600। ये हमारे एक्सपेंसेस अक्रूड है लेकिन रिकॉर्डेड नहीं है। डेट्स ऑफ $1,100 आर टू बी रिटन ऑफ, यानी ये बैड डेट हो गए। And the allowance for receivables is to be adjusted to the equivalent of 5 of the remaining trade receivables based on past experience। और हमारा मानना यह है कि बाकी जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं उनका 5% बैड डेट होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है?
एडजस्टमेंट्स में पहला तो प्रॉफिट लॉस का शेयर है, जो कि जब तक हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। दूसरा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, ये हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के कैलकुलेशन में लेके चलेंगे। डू रिमेंबर दिस इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड एज पर आईएएस, यानी जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर सब चीजों को दबा देना था, वो यहाँ पे जरूरी नहीं है। आप हर एक आइटम को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के फेस पे रख सकते हैं, क्योंकि ये हम आईएस 1 के हिसाब से नहीं बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी एडजस्टमेंट इन्वेंट्री की है, ये भी क्लोजिंग इन्वेंट्री में आ गया आएगा, जो कॉस्ट ऑफ गुड में जाएगा। तीसरा, ड्यूरिंग द ईयर बैरी हैज टेकन सम गुड्स फॉर हिज ओन यूज टू द वैल्यू ऑफ $450, बट दिस हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड। आप मुझे बताएंगे कि इस ट्रांजैक्शन नंबर 3 की डबल एंट्री क्या होनी चाहिए। जो गुड्स लिए गए हैं फॉर पर्सनल यूज, तो उसको हमने डेबिट किया ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स किसकी डेबिट होंगी? गुड्स किसने लिए हैं? बैरी ने। तो अब ड्राइंग्स में हिसाब रखेगा कि किसकी ड्राइंग्स हैं, और उसकी वैल्यू क्या है गुड्स की? 450। ठीक है, और क्रेडिट करेंगे हम इन्वेंट्री बाय 450। फेयर। उसके अलावा कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर वो 420 एंड 180। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या एंट्री पास की जाएगी? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए क्या है? कॉस्ट। और बिजनेस के लिए क्या है? कम। क्योंकि बिजनेस यानी पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो अपने ही पार्टनर्स, अपने ही ऑनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो जितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स उतने कम होंगे, पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा, और बिजनेस की इनकम उतनी ही बढ़ेगी। इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? ड्राइंग्स की, इनफैक्ट सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ठीक है, बात चल रही है कि पॉल इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ $15,000 पर एनम पेबल बिफोर प्रॉफिट्स आर शेयर्ड। पॉल हमारा वैसे तो पार्टनर है, लेकिन क्योंकि बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में अपने स्किल्स दे रहा है, तो हम उसको $15,000 की सैलरी दे रहे हैं। हाउ डू यू रिकॉर्ड दिस? तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे सैलरी एक्सपेंस, बिल्कुल दुरुस्त। कितनी सैलरी है पॉल भाई की? इट्स 15,000। और क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि हम उसको पैसे दे रहे हैं कैश में, तो उसके हम एटलीस्ट करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, उसके कैपिटल यानी करंट अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। सेट है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस ऑफ $900 हैज बीन पेड इन एडवांस। जी रहमान, बिल्कुल आपने ठीक बताया था, बिल्कुल, कि सैलरी को डेबिट किया था और पॉल के अकाउंट को क्रेडिट किया था। जबरदस्त। नेक्स्ट हम आते हैं, इंश्योरेंस ऑफ $900 हैज बीन पेड इन एडवांस। ये हमारा प्रीपेड है। इसकी क्या डबल एंट्री करेंगे करेक्ट करने के लिए? ऊपर हम देख सकते हैं हमारे इंश्योरेंस के अंदर 1540 मौजूद है, जो कि गालिबन पूरा अमाउंट है जो कि हमने पे किया है। जो पे किया है जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा हमारे लिए एक्सपेंस बने।
इस $900 जो कि एडवांस में पेड है, इसको किस तरीके से रिवर्स करेंगे? देखें, जो अमाउंट रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, दैट इज ऑफ 1540, उससे हमें पूरे अमाउंट से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो डेबिट किया हुआ है। हम सिर्फ इस 900 का करेंगे, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। तो क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो उसको डेबिट करेंगे एज प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट। कितने की प्रीपेड है? सिर्फ 900 की प्रीपेड है, ठीक है। उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस, जिसको पहले एक्सपेंस चार्ज कर चुका है, जस्ट बिकॉज वो पे कर चुका है। तो हम इस बात का ख्याल करेंगे कि जरूरी नहीं है कि एक इंश्योरेंस या एक अमाउंट, एक कैश जो कि पे कर दिया गया हो, वो एक्सपेंस ही हो, क्योंकि वो आइंदा आने वाले साल का या महीने के का है। ठीक है, डेबिट इंश्योरेंस की एंड क्रेडिट, ओके, सेट हो गया। ये हमने कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस को, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, depreciation is to be provided as follows. Motor vehicles is 20% using reducing balance method. Fair? 20% using RBM. There is the data. एक आगे motor vehicles की depreciation. How do you calculate this? Waiting for your answer. मुझे पता है कि मोटर व्हीकल्स जो कि 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हैं, मौजूद है, इस साल मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? So the cost of motor vehicles is 30,000 and accumulated depreciation is 9,000. So ये आ गया 30,000 माइनस 9,000। ये इसकी ऑलरेडी नेटबुक वैल्यू है, और इस पे हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 20%। दिस इज 4,200, करेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा किसकी डेप्रिसिएशन है? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की। इसका तरीका है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आर डेप्रिशिएटेड 15% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 2,100। ओके, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, इसकी नेटबुक वैल्यू पे नहीं लगेगी, इसकी कॉस्ट पे ही लगेगी डायरेक्टली। सो द कॉस्ट इज 14,000 और 14,000 का 15%, 2,100। ठीक हो गया, करेक्ट है। तो हम डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक साथ कर दें या अलग अलग करें, मसला नहीं है। टोटल 1,300 से हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट करेंगे accumulated depreciation of motor vehicles और क्रेडिट करेंगे accumulated depreciation of fixtures and fittings। ठीक है, जिसमें मोटर व्हीकल्स की 4,200 एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की 2,100। तो डेबिट हमने कर दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट हमने कर दिया accumulated depreciation of motor vehicles and fixtures and fittings। ओके हो गया। नेक्स्ट सीन है, इंश्योरेंस हो गया। नोट नंबर कहता है 8, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस of $600। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस ऑफ $600। ऊपर वैसे जनरल एक्सपेंसेस डेबिटेड है 3,680, लेकिन इसमें प्रोबेबली ये 600 के जनरल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड नहीं है। तो हाउ वुड यू रिकॉर्ड दिस नोट नंबर 8? एनीवन? डबल एंट्री फॉर नोट नंबर 8। सेट है नबी, बिल्कुल सही, बिकॉज वी हैव गॉट
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो हम डेबिट करेंगे जनरल एक्सपेंसेस, क्योंकि पेड नहीं हुआ, हमने अक्रू कर लिया है। अमाउंट कितना बताया था क्वेश्चन में? 600। और क्रेडिट करेंगे अक्रूड एक्सपेंसेस, जो कि हमारी लायबिलिटी है, बाय 600। ओके, नेक्स्ट कह रहा है डेट्स ऑफ $1100 आर टू बी रिटन ऑफ, यानी 1100 रुपए के जो रिसीवेबल्स हैं वो तो बैड डेट हो चुके हैं। इसकी क्या एंट्री पास करेंगे? जो कंफर्म बैड डेट है उसकी डबल एंट्री क्या पास करेंगे? सेट है, बिल्कुल। तो वी हैव गॉट सम इरिकवरेबल डेट्स, यानी बैड डेट्स। इसको आपने डेबिट किया एज रिसीवेबल एक्सपेंस या फिर बैड डेट एक्सपेंस, एंड दीज आर वर्थ 1100, एंड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स को बाय 1100। अच्छा, अगला ये कहता है अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का सीन है, and the allowance for receivables is to be adjusted to the equivalent of 5% of remaining trade receivables. हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं कितने? 47,500। तो हम रिकॉर्ड करेंगे अब रिमेनिंग रिसीवेबल्स। ऑलरेडी कितने हैं एज पर क्वेश्चन? 47,500। उसमें से माइनस कर देंगे ये 1100। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स बनाएंगे कितना? इसका 5%। लेकिन ये 5% आएगा क्लोजिंग बैलेंस। देखेंगे कि हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट साल के बिगिनिंग में कितना रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट था 2100 का। तो इंक्रीज कितने से हुआ है? सीडी है 2320 एंड बीडी था 2100। ठीक है नविया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इंक्रीज इन अलाउंसेस 2200। तो इसको हम डेबिट करेंगे एक्सपेंस में बाय 220, और क्रेडिट कर देंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स बाय सेम 220। ठीक हो गया? क्योंकि अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स इज जनरली ओनली एक्सपेक्टेड, तो इसलिए हम इसको रिसीवेबल से उड़ा नहीं देते, इसको हम अलाउंस में ही रखते हैं। नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए। ये हमारी वर्किंग्स हो चुकी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? पहला, प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द पार्टनरशिप। नंबर 1, द इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st May 2006। बिजनेस का नाम है पॉल एंड बेरी। अब हम बनाएंगे इनकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड
अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मकसद डिस्ट्रीब्यूशन। कब की बनानी है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2006। क्योंकि ये IS 1 वाली स्टेटमेंट नहीं है, तो इसमें सारी चीजें फेस पे आएंगी। क्वेश्चन में देखते हैं हमारा रेवेन्यू कितना है। सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं? रेवेन्यू से। पहला पहला आइटम है सेल्स रेवेन्यू 5,68,000, ये हमने रख दिया सेल्स रेवेन्यू 5,68,000। यस रहमान, इसका बेसिकली सबसे पुराना नाम था स्टेटमेंट, सॉरी इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इसका नाम किया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो इट्स बिट लेंदी। अब इसका जो नाम एज पर IS 1 है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, नेक्स्ट आइटम हम देख सकते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, दैट इज रिटर्न इनवर्ड्स। तो सेल्स में से हम हटा देंगे सेल्स रिटर्न। कितनी सेल रिटर्न हुई है? हाँ, नो इश्यूज नो इश्यूज रमन, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न 2100 से हम रखेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स आ गई 5,62,900। अब हम इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या रखते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? दिस इज 39,200। तो हम रख दिया ओपनिंग इन्वेंट्री 39,200 प्लस करेंगे इसमें क्या? परचेजेस। लेट्स सी, क्वेश्चन में परचेजेस कितनी गिवन है? 3,75,600। लेट्स सी कि हमने कोई परचेजेस रिटर्न तो नहीं किए हैं। फेयर नहीं किए। माइनस कर लेते हैं इसमें से कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री नोट नंबर 2 में बताई गई है कि साल के आखिर में इन्वेंट्री की वैल्यू 32,000 है। तो हमने रख दिया यहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री। साल के आखिर में इसकी वैल्यू 32,000 है। यह आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यह आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो वी हैव गॉट प्रॉफिट ऑफ 180,000।
इनफैक्ट एक इसमें हमने शायद एडजस्टमेंट वो करनी थी कि पार्ट में पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए थे ना, जो हमने यहां पे एंट्री की थी, तो उसको हम क्रेडिट अगर परचेजेस से कर लें तो भी चलेगा, क्योंकि वो परचेजेस बिजनेस के परचेजेस में काउंट नहीं होती। तो हमारी परचेजेस जो रिकॉर्डेड है वो ट्रायल बैलेंस में ये है, जबकि 450 की परचेजेस ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया है, तो हमने परचेजेस को कम कर दिया। ठीक हो गया। सो वी हैव गॉट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 180,550। नेक्स्ट हम इसमें से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एज आई सेड कि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट्स एज पर IAS 1। तो हम इसको सारे एक्सपेंसेस इसके फेस पे लिखते जाएंगे। नाउ लेट्स सी इसके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले वी कैन सी देयर इज रेंट ऑफ 18,760। रेंट एक्सपेंस आ गया 18,760। सेलिंग एक्सपेंसेस है 50,400। 55,600। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस है। जनरल एक्सपेंसेस एज पर क्वेश्चन है 3,680 के, लेकिन इसमें एक ये रिकॉर्ड किया था जो कि अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, ये हमने कर दिया इसमें प्लस। नेक्स्ट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है, तो इसकी जगह पे हम रिसीवेबल्स एक्सपेंस लिख देते हैं। रिसीवेबल एक्सपेंस में एक तो बैड डेट था 1100 का, प्लस दूसरा इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट था 220 का। यह आ गया हमारा रिसीवेबल एक्सपेंस। उसके बाद बैंक है जो कि एसेट है, वेजेस एक्सपेंस है। वेजेस एक्सपेंस है 18,000 के। उसके बाद हमने कैलकुलेट की थी डेप्रिसिएशंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दो चीजों की थी, एक थी हमारे पास मोटर व्हीकल्स, और दूसरे हमारे पास थे फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन हमने ये कैलकुलेट की थी 4,200, और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की थी 2,100। ठीक है। उसके अलावा इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे सामने है 1,540 का। इंश्योरेंस एक्सपेंस है 40 का ये था, लेकिन इसमें कुछ प्रीपेड था, तो 1,540 माइनस 900 से हमने क्रेडिट किया था इंश्योरेंस एक्सपेंस को, तो हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया 640। ट्रायल बैलेंस में देखते हैं
एक्सपेंसेस है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस, एज पर ट्रायल बैलेंस ये अमाउंट है 9300 का, या गया 9300 का। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, यानी हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए खर्चा है। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो इनकम होती। डिस्काउंट अलाउड है 8900 का। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सेल रेवेन्यू हमने प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, रिटर्न इन्वेस्ट प्रॉफिट लॉस में गया, परचेजेस हो गई, रेंट हो गया, एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट का रिसीवेबल एक्सपेंस बन गया, वेजेस चले गए, ये लाइबिलिटीज अकाउंट्स में जाएंगे, इक्विटी में। मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन चली गई, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन चली गई, इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने चार्ज कर लिया, इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में हो गई, मोटर व्हीकल एक्सपेंस हो गए, रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में आएंगे, डिस्काउंट अलाउड हो गया, ड्राइंग्स कैपिटल में आएंगे और कैपिटल कैपिटल में आएगा। ठीक है, और नोट्स में इन्वेंट्री जो क्लोजिंग है वो कॉस्ट ऑफ सेल में जा चुकी है। 450 के जो पर्सनल यूज के हैं वो परचेजेस से उड़ चुके हैं। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट वो हम अप्रोप्रिएशन में चार्ज करेंगे। पॉल की सैलरी हम अप्रोप्रिएशन में चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब चीजें हो चुकी हैं। लेट्स कैलकुलेट इन दोनों का, इन सब का क्या बन रहा है। खर्चा 1,23,100 का। यह आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 185.50 और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए तो 57,450 रुपीज का हमारा प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन है। अब हम इसमें वो चीजें रखेंगे जो कि पार्टनर्स की बिजनेस में डील्स हुई हैं। लाइक हमें ये पता था कि पॉल की सैलरी है 15,000, हम माइनस करते हैं इसमें सैलरी ऑफ पॉल, जो कि बिजनेस के लिए अल्टीमेटली एक्सपेंस है। पॉल की सैलरी कितनी थी, नोट नंबर 5 में हम देख सकते हैं, इट्स 15,000। ये आगे 15,000 की सैलरी पॉल की। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था क्वेश्चन के अंदर, 420 एंड 180। ये रखते हैं पॉल एंड बैरी। यहां पे रख के देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास, हमने एंट्री पास ऊपर, हाँ ये रहा। तो 450 का था पॉल का एंड 180 का है बैरी का। और ये दोनों अमाउंट्स बेसिकली बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस नहीं है। 600 का बिजनेस को इंटरेस्ट अर्न हुआ। वी हैव टू सी कि कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है, जो कि हमने पूरे क्वेश्चन में पढ़ा, कहीं भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो बिजनेस की तरफ से पेमेंट होती। ठीक है, अब हम रखेंगे दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन।
ये आ रहा है 43,050 का। अब इसके हम करेंगे अप्रोप्रिएशन। शेयर ऑफ प्रॉफिट किस किस को मिलेगा? दो ही पार्टनर्स हैं, पॉल एंड बैरी को। पॉल को कितना मिलेगा प्रॉफिट? पॉल के दो हिस्से हैं आउट ऑफ 3, बैरी का एक हिस्सा है आउट ऑफ 3। प्रॉफिट शेयरिंग इज 2:1। तो इन दोनों को 43,050 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें पूरे में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर ले प्लीज। इसके बाद हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस एज पॉल एंड बैरी। वी हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसका पुराना नाम था बैलेंस शीट, और ये बनानी है हमें एज एट 31 मई 2006। अच्छा, अब ये भी क्योंकि IAS 1 के हिसाब से नहीं बन रही है तो इसमें भी जो कैलकुलेशंस रखी जाएंगी वो काफी डिटेल्ड होंगी। डिटेल्ड इन सेंस हर चीज फेस पे आएगी। सबसे पहले हम रखेंगे एसेट्स, और एसेट्स में भी हम रखेंगे नॉन करंट एसेट्स। देखते हैं कि बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स थे। नॉन करंट में बिजनेस के पास एक है मोटर व्हीकल्स और दूसरी है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो हम यहां पे रखते हैं इसकी कॉस्ट, यहां पे रखते हैं इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां पे इसकी रखते हैं नेटबुक वैल्यू। IAS 1 में ऐसा नहीं होता, इतना हम नहीं फ्री कराते किसी को क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत शॉर्ट होता है, हम उसको कंसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव गॉट मोटर व्हीकल्स एंड वी हैव गॉट फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट कितनी गिवन है एज पर ट्रायल बैलेंस? कॉस्ट गिवन है 30,000 एंड 14,000। 30,000 एंड 14,000। इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी थी 9,000 प्लस इस साल हमने मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है 4,200। फिक्सचर एंड फिटिंग्स की ऑलरेडी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड थी 7,000 प्लस इस साल हमने कैलकुलेट की है 2,100। तो यह आएगा कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, cost minus accumulated depreciation। इसके अलावा देखते हैं टर्म्स में कि और नॉन करंट एसेट तो नहीं है। तो जिन जिन चीजों को हम पोस्ट कर चुके हैं मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, जो जो चीजें हो चुकी हैं हमारी तरफ से। सेल्स रेवेन्यू को प्रॉफिट लॉस में भेज चुके हैं, रिटर्न इनवर्ड्स को, परचेजेस को, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब इंक्रीमेंट में जा चुके हैं। ठीक है। वेजेस जा चुके हैं, और मोटर व्हीकल्स, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये हम कर चुके हैं। मैं इसको हाईलाइट करते जा रहा हूं ताकि हम इनको टिक मार्क करते जा रहे हैं कि ये हो गया। ये भी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हमने लिख दिए 9,300 के। ट्रेड रिसीवेबल्स को हमने कुछ नहीं किया और ये हमने कर लिया है। तो जो जो चीजें हो चुकी हैं वो हमने लिख ली। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 2:1 का।
इन्वेंट्री को अभी एक जगह पे रखा है, दूसरी जगह पे बाकी है, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दिया है, बैलेंस शीट में भी नहीं डाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने एक जगह पे कर लिया है अप्रोप्रिएशन के अंदर। पॉल की सैलरी को अप्रोप्रिएशन में हम डाल चुके हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस को हम एक जगह पे डाल चुके हैं। डेप्रिसिएशन हो चुकी है दोनों जगहों पे, और ये जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो चुके हैं। बेड डेट्स के ये भी हो चुके हैं, और ये 5% अलाउंस भी हो चुका है एक जगह पे। तो वी कैन सी कि हमारे बैलेंस शीट में इसके अलावा कोई नॉन करंट एसेट्स नहीं है। तो इसको हम टोटल करते हैं कि हमारे नॉन करंट एसेट्स का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। कॉस्ट, accumulated depreciation, नेट बुक वैल्यू। अच्छा, अब हम आएंगे करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं? नॉर्मली क्या क्या आती हैं? नॉर्मली आती है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक, एंड प्रीपेमेंट्स। इन्वेंट्री साल के आखिर में हमारे पास मौजूद है 32,000 की, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दी। 32,000 की इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? एज पर क्वेश्चन ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 47,500। एज पर क्वेश्चन रिसीवेबल्स हैं 47,500, लेकिन इसमें से कुछ बेड डेट्स हुए थे। 1100 के रिसीवेबल्स बेड डेट हुए हैं, और जो जो रिसीवेबल इरिकवरेबल हो जाता है, बेड डेट हो जाता है, उसको हम रिसीवेबल से ही माइनस कर देते हैं। तो एक इसमें हम इजाफी रखते हैं, क्योंकि हमें यहां पे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट चाहिए, तो हम इसमें से माइनस अलग से अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स। और ये हमारा साल के आखिर में कितना था, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ 2320, जो कि साल के आखिर का है। तो हमारा रिसीवेबल बनेगा रिसीवेबल और माइनस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। कैश इन बैंक, ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी हो गया। कैश इन बैंक पे आते हैं, 13,980 की है, ये आगे 13,980 की। प्रीपेमेंट्स में हमने एक नया प्रीपेमेंट रिकॉर्ड किया था, जो कि इंश्योरेंस का था 900 का। यहां हम डबल एंट्रीज में देख सकते हैं, डेबिट हमने किया प्रीपेड इंश्योरेंस 900, ठीक है। तो यहां पे रख दिया हमने प्रीपेड इंश्योरेंस, एंड दैट इज ऑफ 900। इसके अलावा कोई रिसीवेबल्स या कोई करंट एसेट्स नहीं नजर आ रहे, तो इनको टोटल करते हैं। करंट एसेट्स में आ गया इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश इन बैंक, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो बिजनेस के पास एसेट्स हैं, नॉन करंट इतने, करंट इतने। तो बिजनेस के टोटल एसेट्स आ गए 112,660। अब हम इसकी कैपिटल अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। तो देखा जाए तो उनके कैपिटल अकाउंट्स में किसी की कोई मूवमेंट नहीं है।
यही बना देते हैं, एक पॉल का और एक बैरी का। सबसे पहले रखते हैं इनके कैपिटल में ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है, क्वेश्चन में। इनका कैपिटल अकाउंट में था 20,000 एंड 15,000, 20,000 एंड 15,000। और इस साल उन्होंने कैपिटल के अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं की है। तो क्योंकि हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और इसी तरीके से कोई हमने कैपिटल विड्रॉ नहीं किया, तो एज इट इज हमने सीडी बैलेंस वापस डाल दिया। जितना बीडी था उतना ही सीडी हो गया। ये हो गया हमारे कैपिटल अकाउंट्स। अब हम बनाते हैं दूसरे करंट अकाउंट्स। दोनों के एक ही में बना लेते हैं, पॉल भाई, बैरी भाई। ठीक है, ध्यान देना। एक आ गया हमारे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है। ये रहा करंट अकाउंट में 3,570, 3570, 3570, और बैरी का है 210। अच्छा अब हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या मूवमेंट्स नहीं है। इनके अकाउंट्स को एक तो बढ़ाती है सैलरी, दूसरा बढ़ाता है प्रॉफिट शेयर, तीसरा बढ़ाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कम इनको क्या करता है, ड्राइंग्स कम करती हैं। गुड्स विड्रॉ अगर करें वो उसको कम कर सकती हैं। इंटरेस्ट लग जाए ऑन ड्राइंग्स वो इसको कम कर सकता है। अच्छा, अब इसने सैलरी पॉल की कितनी थी, पॉल की सैलरी है 15,000, और बैरी भाई को कोई सैलरी नहीं मिलती। प्रॉफिट पॉल को कितना मिला था, 28,700, और बैरी को प्रॉफिट हुआ है 14,340 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सीन हमारे पास है नहीं, तो डेबिट साइड हमने टोटल कर, सॉरी क्रेडिट साइड हमने टोटल कर लिया। अच्छा, ड्राइंग्स, क्वेश्चन में देखते हैं कि इनकी ड्राइंग्स कितनी है। 16,000 एंड 11,000, पॉल की 16,000, इसकी 11,000। गुड्स किसने उठाए थे,
घर के लिए पहली पहली एंट्री थी हमारी शायद, बैरी ने उठाए 450 के। गुड्स उठाए हैं 450 के बैरी ने। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था? ये था 420 और 180 गया 420 एंड 180। ये हो गया इनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेबिट क्रेडिट ऑब्वियसली बराबर होने चाहिए। बाकी रहेगा हमारा कैरी डाउन बैलेंस। चेक कर लें एक बार, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें हम। ओके, तो हमारा एसेट्स वाला साइड हो गया। अब हम आते हैं यहां पे कैपिटल साइड पे। इस तरफ हम बनाएंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें हमने पहले रखे पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स है हमारे पास एक पॉल साहब और एक बैरी साहब। पॉल के कैपिटल में सीडी बैलेंस है 20,000 का और बैरी के कैपिटल में सीडी बैलेंस है 15,000 का। यह आ गया 20 प्लस 15, 35 का आ गया कैपिटल। दूसरा हम रखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, पॉल बैरी। पॉल के करंट अकाउंट में बैलेंस है 30,380 का। बैरी के करंट अकाउंट में बैलेंस है 4,910 का। यह आ गया 35,760। इनको सम करके देखते हैं कि हमारा टोटल कैपिटल कितना है। तो कैपिटल अकाउंट्स में 35,000 प्लस करंट अकाउंट में 35,760। फिर देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है। इस पूरे ट्रायल बैलेंस में वी हैव गॉट नो नॉन करंट लायबिलिटी। ये हम कैपिटल अकाउंट्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी हमारे पास रहते ट्रेड पेएबल्स हैं। ठीक है, कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, कोई बैंक लोन, कोई बॉन्ड्स, कोई लोन नोट्स, कोई डिवेंचर्स नहीं है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया नॉन करंट लायबिलिटीज को नील रखते हैं। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में नॉर्मली क्या आएगा? ट्रेड पेएबल्स, टैक्स पेएबल आता है। इस क्वेश्चन में टैक्स का सीन ही नहीं है कहीं भी। और उसके अलावा आता है अक्रूड एक्सपेंसेस मोस्ट कॉमनली। ट्रेड पेएबल्स क्वेश्चन में देखें तो कितने हैं? जो आखिरी आइटम हमने अनहाइलाइटेड छोड़ा हुआ है दैट इज 41,300। यह आ गया 41,300। और अक्रूड एक्सपेंसेस वैसे ट्रायल बैलेंस में तो कहीं नहीं है, लेकिन हमने जनरल एक्सपेंसेस में शो किए थे। सो जनरल एक्सपेंसेस में अक्रूड एक्सपेंस आ गए 600 के।
करंट एसेट्स को टोटल करते हैं, ट्रेड पे प्लस जनरल एक्सपेंसेस 41,900 टोटल करते हैं. वी हैव गॉट कैपिटल ऑफ 70,760 प्लस करंट लायबिलिटीज ऑफ 41,900. तो हमारा कैपिटल और इक्विटी साइड या लायबिलिटी साइड आ गया 112,660. दैट इज बैलेंस्ड. liabilities. Have you got another सवाल question? ठीक है. Okay. There are two partners, Lewis and Aaron, are in partnership trading as Visaran. इन दोनों ने मिलके एक business बनाया है, that is Visaran. The trial balance for Visaran as of 31st October 2005 was as follows. Purchases हैं, जो कि एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड्स यानी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, ये चार्ज होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स को. रिटर्न इनवर्ड्स या वेल फेमिलियर, रेंट फेमिलियर, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट पे है, बैंक डेबिट पे है, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट पे है. एंड देन वी हैव गॉट ट्रेड पेएबल्स 22,600. 1 नवंबर 2004 यानी एक साल पहले के ल्यूइस एंड आरन के करंट अकाउंट्स हैं. उसके बाद हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं. Then we have got insurance expense, inventory opening 1 November 2004 की है. Then we have got motor vehicles expense, allowances for bills opening है, settlement discount allowed, wages, drawings Lewis की and Aaron की आ गई. Then we have got capital accounts on opening 1 November 2004, Lewis के 12,000, Aaron के 6,000. मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की कॉस्ट उनकी 1 नवंबर 2004 यानी ओपनिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है. सो मोटर व्हीकल्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 है और उसकी 3,000 है. फर्दर इंफॉर्मेशन, Lewis and Aaron share profits and losses in ratio of 3:2 respectively. Lewis has taken some goods for his own use during the year to the value of $900, but this has not yet been recorded in the accounts. Interest on drawings for the year is 270 for Lewis and 210 for Aaron. Aaron is entitled to a salary of $8,500 per annum before profits are shared. 1 May 2005, it was agreed that $5,000 should be transferred from Lewis capital account to loan account bearing 8% interest per annum. However, no entries have yet been recorded in the accounts for this transfer. अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि ल्यूइस के कैपिटल अकाउंट में हम ऊपर देख सकते हैं कि जो ल्यूइस का कैपिटल अकाउंट है वो डबल है, 12,000 है, और एरन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ हाफ है यानी 6,000 है. तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया है, लेकिन कब डिसाइड किया? 1 मई 2005 पे डिसाइड किया है. हम कहां पे खड़े हैं? हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2005 पे. तो अगर टाइम गिन ले, ओके, टाइम गिन ले अगर, तो इट इज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. आज से 6 महीने पहले यह फैसला हुआ था कि ल्यूइस के कैपिटल अकाउंट के जो 5,000 है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. यानी यूं माना जाएगा कि ये पैसे ल्यूइस ने ऑनर की हैसियत में नहीं दी हैं, बल्कि क्रेडिटर की हैसियत में या लोन प्रोवाइडर की हैसियत में दी है. ठीक है. अच्छा, और उस पे ल्यूइस भाई को 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा. बिजनेस से पैसे वापस नहीं ले रहा, इसकी मेहरबानी है, बंदा अच्छा है, लेकिन इशू ये है कि इतना ज्यादा इन्वेस्ट करके बैठा है तो आपस में अनबन हो रही होगी.
इन्होंने बेहतर समझा होगा कि इसके इन पैसों को बिजनेस से विड्रॉ तो नहीं करते, लेकिन इसको लोन का दर्जा दे देते हैं। तो 5,000 का 8% जो भी इंटरेस्ट बनता है, उसके 6 महीने का इंटरेस्ट हम ल्यूइस भाई को पे करेंगे, और इसकी कोई भी एंट्रीज पास नहीं की गई हैं। रेंट ऑफ $1,000 हैज बीन पेड इन एडवांस। इन्वेंट्री साल के आखिर में वैल्यू 19,000 है। बैंक चार्जेस 75 के हैं जो कि हमने अकाउंट में एंटर ही नहीं किए हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं 400 के। 400 का बेड डेट राइट ऑफ करना है, और बाकी जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है वो 5% रहेगा। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल्स का 25% आरबीएम है, और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया है। मुझे इसमें आप लोग बताएंगे कि हमारी मोटर व्हीकल्स एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन कितनी होगी। एनीवन? रेशियो आप याद रखेंगे, इट्स 25% आरबीएम एंड 10% स्ट्रेट लाइन। हियर्स द डेटा। Depreciation for motor vehicles and fixtures and fittings, please. तो I believe you can solve the question personally. मैंने इसका क्वेश्चन भी शेयर कर दिया है, नबिया ने आप लोगों से व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है, प्लस मैंने इसका आंसर भी नबिया को भेज दिया है। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, आप इस पूरे क्वेश्चन की अपने एंड से प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन यू विल वेरीफाई विद द आंसर। तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है या वो जिस तरीके से उसकी कैलकुलेशंस है, उसको आप अपने आंसर से वेरीफाई कर लीजिएगा।